Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and start करते हैं आज का session. All these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on Chiki Today application. So first of all, last session से related एक question आपके लिए जिसका आंसर आपको देना है and that is about भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. So last अक्टूबर मंथ में हमने BAS के बारे में डिस्कशन किया था. So finally भारत अपना स्पेस स्टेशन को प्रोग्राम कर रहा है and इसके लिए थ्री स्टेटमेंट आपको गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग. सो फर्स्ट वन इज BAS दैट्स अ प्लान ऑफ इंडिया फॉर इट्स स्पेस स्टेशन. साइंटिफिक रिसर्च के लिए से स्टार्ट किया जाएगा. 450 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा एंड ओवरऑल 5 मॉड्यूल्स कंसिस्ट करेगा भारत का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे फेज वाइज बिल्ड किया जाएगा. दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट इज कि इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसे 2030 में लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है एंड जो BAS है वो ऑपरेशन ईयर कब होगा इसके लिए 2035 विल बी द ऑपरेशनल ईयर फॉर BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. एंड थर्ड इज गंगायान प्रोग्राम का पार्ट है BAS एंड गंगायान प्रोग्राम को लीड करा है किसने? K7 ने, द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम along with as row chairman as Somnath. So यहाँ पे थ्री स्टेटमेंट आपने देख ही लिए. इनमें से कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है ये आपको बताना है. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of India's first anti-pesticide bodysuit launched by the Ministry of Science and Technology? So recently Ministry of Science and Technology ने भारत का पहला anti-pesticide bodysuit launch कर दिया है. उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है and that is answer is option number B, किसान कवच. So recently किसान and कवच जो एग्रीकल्चर में एक इनिशिएटिव है इसे लॉन्च करा है Ministry of Science and Technology ने and it will be the India's first anti-pesticide bodysuit. सो इसे जिसने डेवलप करा है किसने डेवलप करा है? BRIC इन स्टेम ने एंड सेपियो हेल्थ ने मिलकर डेवलप करा है किसान कवच को. BRIC दैट इज बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल और ये लोकेटेड है बैंगलोर में. और ये जो सूट है वॉशरेबल है, इसे रीयूज किया जा सकता है एंड इसकी जो कॉस्ट है वो 4000 एस्टिमेटेड है. इसमें एडवांस फैब्रिक को यूज किया गया है सो दैट डीएक्टिवेट किया जा सके पेस्टिसाइड्स को, हेल्थ रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके. सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है किसान कवच दैट इज इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है. राइट. सो रिसेंटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे. So first one is under the digital agriculture mission, which state become the first in the country to generate farmer ID for 25% of farmers. So last हमने पढ़ा था 25% farmer ID को generate करने वाला जो राज्य है वो कौन बन चुका है? That is गुजरात. So गुजरात बन चुका है पहला राज्य जिन्होंने 25% of farmers का farmer ID generate कर दिया गया है और ये मिशन है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. Next is which state government recently launched a compendium of regenerative agriculture to promote regenerative agriculture. So regenerative agriculture को प्रमोट करने के लिए recently एक compendium of regenerative agriculture को किसने लॉन्च करा है? किस स्टेट का इनिशिएटिव है? उड़ीसा का इनिशिएटिव है. राइट. एंड which organization recently released the state of food and agriculture report. एंड ये जो रिपोर्ट है इसे FAO ने रिलीज करा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. which organization members recently adopted the Rome Declaration on Water Scarcity in Agriculture. और रोम डिक्लेरेशन को ये किसने रिसेंटली अडॉप्ट किया था? FAO ने किया था सो दैट वाटर स्कार्सिटी को मैनेज किया जा सके. राइट. एंड विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन एंड इस रिपोर्ट को रिलीज करा है IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. एंड which organization has formulated a national agriculture code. So national agriculture code को फॉर्म किया गया है एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? BIS that is a Bureau of Indian Standards. And what are the two umbrella schemes created by the rationalization of centrally sponsored scheme under the Ministry of Agriculture? So Ministry of Agriculture के अंदर दो umbrella scheme को create किया गया था and that schemes are प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृष्णोन्नति योजना. सो ये दोनों अम्ब्रेला स्कीम से दैट इज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And next is which day is celebrated as Minority Rights Day? So recently Minority Rights Day को observe किया गया था and the date is answer is option number C, 18th of December.
सो यूनाइटेड नेशन ने 1992 में 18th ऑफ दिसंबर को डिक्लेयर किया था द डेट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स डे, सो दैट जो माइनॉरिटी है उनके राइट्स को कंजर्व किया जा सके, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। सो बेसिकली ये जो डे है ये अवेयरनेस रेज करता है अबाउट माइनॉरिटी राइट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। एंड इसी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एंड डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट लाए गए हैं। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स दैट इज रिलेटेड विद माइनॉरिटी, आर्टिकल नंबर 29, basically article 29 related है, article 30 related है with the minorities and article 350b, so 350b originally नहीं था, इसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के साथ लाया गया था और बेसिकली इसके तहत स्पेशल ऑफिसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द माइनॉरिटीज एंड दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो माइनॉरिटीज राइट डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18th ऑफ दिसंबर को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो रिसेंटली जो डेज है दिसंबर के, हम उन्हें रिवाइज करेंगे एंड दैट इज प्रवासी राजस्थानी दिवस, जिसे रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। कौन सी डेट को डिक्लेयर किया था? द डेट इज 10th ऑफ दिसंबर। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? 11th ऑफ दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10th ऑफ दिसंबर को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे दैट इज 9th दिसंबर। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे एवरी ईयर 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिसेंटली वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया था एंड द डेट इज 21st दिसंबर। महापरिनिर्वाण दिवस, द डेट इज 6th of December, right? Let's move to the next question. Next is, which country has joined the International Solar Alliance by signing the ISA Framework Agreement in December 2024? सो रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली कंट्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिन्होंने रिसेंटली आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करा है दिसंबर 2024 में। एंड द कंट्रीज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोल्डोवा। सो रिसेंटली मोल्डोवा बन चुकी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर एंड इन्होंने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इसे फाउंड किया गया था बाय द इंडिया एंड फ्रांस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम इंडिया में लोकेटेड है एंड जो एम है वो $1 ट्रिलियन सोलर इन्वेस्टमेंट करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वर्ल्ड वाइड। एंड रिसेंटली वन ऑफ द गोल, इट गोल्स इंक्लूड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू 1 बिलियन पीपल, 1 बिलियन पीपल तक सोलर एनर्जी पहुंचानी है एंड 1000 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है 2030 तक। यह एम है आईएसए के, जिन्हें मैनेज करता है आईएसए असेंबली, इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। सो यहाँ पे मोल्डोवा की बात की जा रही है। मोल्डोवा एक लैंड लॉक यूरोपियन कंट्री है जिसे बॉर्डर करता है यूक्रेन एंड रोमानिया। एंड रिसेंटली मोल्डोवा ये पार्ट बन चुका है इंडिया के इनिशिएटिव द इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कॉप 21 में स्टार्ट किया गया था 2015 में। इंडिया एंड फ्रांस फाउंडिंग मेंबर है इसके, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is the Mayo territory, which recently witnessed cyclone Chido, is situated in which ocean? So recently Mayo territory में cyclone Chido को witness किया गया और किस ocean में located है Mayo territory? Answer is option number A, Indian Ocean में located है. So recently मायो टेरिटरी ने नेचुरल डिजास्टर को फेस किया, दैट इज बाय साइक्लोन चीडो। साइक्लोन चीडो में जो विंड स्पीड थी वो 200 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन लास्ट 90 इयर्स। एंड मायो टेरिटरी की बात की जाए तो यह कहाँ पर लोकेटेड है? मोजाम्बिक चैनल में लोकेटेड है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की नियर बाय। सो मोजाम्बिक चैनल में देखने को मिलेगा मायो टेरिटरी। एंड फ्रेंच टेरिटरी है, बेसिकली 2011 में डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांस के अंडर में आया था मायोट टेरिटरी। एंड कौन से वाटर बॉडी से सराउंडेड है मायोट? मोजाम्बिक चैनल से सराउंडेड है। एंड इसी के लिए पीएम ऑफ इंडिया ने कंडोलेंस ऑफर किया था टू साइक्लोन चीडो विक्टिम्स एंड दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। एंड इंडियन ओशन में एग्जैक्ट लोकेशन है मायोट टेरिटरी की।
राइट। एंड इसी के साथ यहाँ पे साइक्लोन्स की बात की जा रही है। सो रिसेंट जो साइक्लोन्स वर्ल्ड वाइड देखने को मिले हैं, सो साइक्लोन फंगल रिसेंटली न्यूज में था, ईस्टर्न कोस्ट को हिट किया था इंडिया के। और किस कंट्री ने इसका नाम रखा है? सऊदी अरेबिया ने नाम रखा है साइक्लोन फंगल का। साइक्लोन दाना ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आया था, देखने को मिला था, रिसेंटली हिट। एंड किस कंट्री ने नाम रखा है? कतर ने नाम रखा है। एंड साइक्लोन का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो रिसेंटली फॉर्म हुआ था ओवर द कच्छ कोस्ट इन गुजरात, दैट इज साइक्लोन असना। साइक्लोन इल्सा, ये न्यूज में था, किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था। एंड साइक्लोन इल्सा बेसिकली बेड आउट आइलैंड में आया था। एंड बेड आउट आइलैंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, राइट। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड a pre-cyclone exercise for the season अप्रैल जून 2024? सो प्री साइक्लोन एक्सरसाइज किसने कंडक्ट कराई थी? IMD ने करवाई थी। एंड विच कंट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीका वाज हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड गमनी? सो गमनी से हिट हुआ था रिसेंटली मेडागास्कर। एंड विच ट्रॉपिकल साइक्लोन रिसेंटली हिट द नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? एंड दैट इज साइक्लोन मेगन। साइक्लोन मेगन एंड साइक्लोन इल्सा, ये दोनों अभी कहाँ पर देखने को मिले थे? ऑस्ट्रेलिया में, right? Let's move to the next question. Next is, who has been awarded the 34th Vyas Samman 2024? So recently 34th Vyas Samman 2024 declare किया गया और किन्हें दिया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूर्य बाला। सो बेसिकली हिंदी राइटर्स को दिया जाता है व्यास सम्मान, और इस बार 2024 में मिला है सूर्य बाला को मिला है। और इनको इनकी नोवेल कौन देश को वासी वेनु की डायरी के लिए मिला है यह अवार्ड। और इन्होंने इस नॉवेल को पब्लिश किया था 2018 में। सो हिंदी राइटर सूर्य बाला ने जीता है 2034 का 34th व्यास सम्मान, राइट। एंड इसी के साथ व्यास सम्मान की बात की जा रही है, इसे किसने एस्टेब्लिश किया था? के बिरला फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था 1991 में। इसमें 4 लाख रुपीज एज अ अवार्ड दिया जाता है, एक साइटेशन दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेचर फ्रॉम द लास्ट डीकेड। एंड इसी के साथ जो लास्ट व्यास सम्मान था, 33rd व्यास सम्मान, वह किसे मिला था? पुष्पा भारती को मिला था। और किसके लिए दिया गया था? उनका 2016 की जो राइटिंग थी, यादें यादें एंड यादें, उसके लिए पुष्पा भारती को 33rd व्यास सम्मान मिला था, राइट। एंड इसी के साथ जो फर्स्ट अवॉर्डी थे वास्ट व्यास सम्मान के, दैट इज राम विलास शर्मा, राइट। राम विलास शर्मा, इन्हें फर्स्ट अवार्ड दिया गया था व्यास सम्मान का बाय दी के बिरला फाउंडेशन 1991 में। एंड इसी के साथ के बिरला फाउंडेशन को उनके अनदर सम्मान के लिए भी जाना जाता है, दैट इज सरस्वती सम्मान। सो सरस्वती सम्मान एंड व्यास सम्मान, यह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? के बिरला फाउंडेशन देती है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो रिसेंटली जो अवार्ड्स दिए गए हैं हम उन्हें रिवाइज करेंगे। एंड दैट इज, which Indian ecologist won the Champions of the Earth Award? So recently Champions of the Earth Award ये किसे दिया गया था? माधव गडगिल को दिया गया था। इंडियन टेम्पल जिसे सिलेक्ट किया गया है फॉर द यूनेस्को 2023 अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन, दैट इज अभत साहेश्वर टेम्पल। सो अभत साहेश्वर टेम्पल यूनेस्को ने रिसेंटली सिलेक्ट किया था अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। एंड हु हैज बीन अवॉर्डेड 2024 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसमामेंट एंड डेवलपमेंट। तो डिसमामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए मिशेल बैचलेट को ये अवार्ड दिया गया था रिसेंटली, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। एंड विच कंट्री हैज बीन ऑनर विद द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2024? दैट इज फॉर इंडिया। सो इंडिया ने जीता था। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एन अवार्डिंग बॉडी बाय NCVET in the space sector, and the organization is in space. सो इन स्पेस जो इंडिया में स्टार्टअप्स को बूस्ट करता है, उन्हें प्रमोट करता है, रिसेंटली अवार्डिंग बॉडी थी बाय द NCVET in the space sector. And next is, recently who has been honored with UN Global Excellence Award for contribution to healthcare and philanthropy? and ये अवार्ड बसंत गोयल को दिया गया था। एंड प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड ये रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था? महाराष्ट्र को दिया गया था। महाराष्ट्र के इनिशिएटिव गवर्नमेंट एट योर डोरस्टेप, शासन आपल्यदारी के लिए दिया गया था, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, भस्म शंकर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश?
उत्तर प्रदेश में रिसेंटली भस्म शंकर टेम्पल को देखा गया था। काफी सालों पुराना टेम्पल है जिसे रिसेंटली रीओपन किया गया है। 1978 में इस टेम्पल को क्लोज कर दिया गया था ड्यू टू राइट, दंगों के कारण इसे बंद कर दिया गया था। बट नाउ 2024 में संभल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में भस्म शंकर टेम्पल को फिर से ओपन किया गया है। बेसिकली ये जो टेम्पल है ये रिलेटेड है रस्तोगी कम्युनिटी से। रस्तोगी कम्युनिटी हिंदू से ही रिलेटेड एक हिंदू कम्युनिटी है। एंड 18th सेंचुरी का ये टेम्पल बताया जा रहा है, भस्म शंकर टेम्पल। एंड इसी के साथ लोकल कल्चरल इंटरेस्ट इसके साथ स्पार्क हुए एंड एंशंट आइडल्स एंड आर्टिफैक्ट्स को अनकवर किया गया इसी के साथ, यहाँ पे संभल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। राइट। एंड इसी के साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो रिसेंटली इनिशिएटिव चल रहे हैं हमने रिवाइज करेंगे। एंड दैट इज, सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक न्यूली डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट, एंड सब जानते हैं कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट बना है उत्तर प्रदेश में फॉर द महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज, एंड दैट इज महाकुंभ मेला। सो यहाँ की गवर्नमेंट ने महाकुंभ के लिए एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट बना दी है, दैट इज महाकुंभ मेला, और प्रयागराज में बनाई गई। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस लखनऊ में स्टार्ट किया गया था। टर्टल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है। Recently, the Prime Minister of India inaugurated a new airport in which district of Uttar Pradesh under the Udan scheme. So, Udan scheme के तहत पीएम ने एक एयरपोर्ट इनोग्रेट किया था उत्तर प्रदेश में, दैट इज सहारनपुर। एंड रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश कंट्रीज फर्स्ट लैंग्वेज म्यूजियम ऑफ हिंदी लिटरेचर। कौन सी सिटी है, वाराणसी है। रेयर ब्राउन वाइन स्नेक रिसेंटली उत्तर प्रदेश के कौन से वाइल्ड लाइफ पार्क में देखने को मिली, दूधवा नेशनल पार्क। सो दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। एंड इसी के साथ सेकंड एडिशन ऑफ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को इनोग्रेट किया गया था उत्तर प्रदेश के किस रीजन में, ग्रेटर नोएडा में इनोग्रेशन हुआ था यूपीआई टीएस का बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज Vanuatu Island, which was seen in the news, is located in which ocean? So recently एक island news में रहा, that is Vanuatu Island, और कौन से ocean में located है? Answer is option number A, South Pacific Ocean. So South Pacific Ocean में देखने को मिलेगा Vanuatu Island. Basically यह जो island है आइलैंड नेशन है जो लोकेटेड है ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में लोकेटेड है, एंड वेस्ट ऑफ फिजी, फिजी के वेस्ट में लोकेटेड है वानुअतु आइलैंड। सो रिसेंटली यहाँ पे 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थ क्वैक रिकॉर्ड किया गया था जिस कारण मेजर डैमेज देखने को मिला एंड पॉसिबल कैजुअलिटीज देखने को मिली। सो बेसिकली एक आइलैंड नेशन है साउथ पैसिफिक ओशन में, और यहाँ पे 13 मेन वोल्केनिक आइलैंड है जो सीवियर क्लाइमेट चेंज रिस्क के कारण एक्टिव होते रहते हैं, इस सिचुएशन को फेस करते रहते हैं, और इसके कारण से जो सी लेवल है वो भी राइज होता रहता है। सो वानुअतु आइलैंड क्लाइमेट कंडीशंस के कारण ये काफी वल्नरेबल प्लेस है, और कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया एंड फिजी के बिटवीन। राइट। सो आइलैंड्स की बात की जा रही है। सो रिसेंटली जो आइलैंड्स न्यूज में है हम उन्हें रिवाइज करेंगे। एंड सामोस आइलैंड अभी हमने पढ़ा था, किस कंट्री का पार्ट है सामोस आइलैंड, ग्रीस का पार्ट है। रिसेंटली विच आइलैंड हैज बीन प्रपोज एज अ टूना एक्सपर्ट हब अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सिलेक्ट किया गया एज अ टूना एक्सपोर्ट हब। विलिंगडन आइलैंड न्यूज में था, किस सिटी में है, इंडिया में कोची में है विलिंगडन आइलैंड। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द नोवल स्ट्रेन ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिसेंटली डिस्कवर नियर द आइलैंड ऑफ वुल्कानो इन इटली। सो आइलैंड ऑफ वुल्कानो इन इटली में साइनोबैक्टीरिया देखा गया था, और इसका जो नोबल नेम क्या है, चौंकस। चौंकस एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है जिसे रिसेंटली इटली के एक आइलैंड पे डिस्कवर किया गया था। द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हैज डेजिग्नेटेड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज अ टूना क्लस्टर अंडर विच स्कीम, एंड द स्कीम इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक phenomenon was recently observed above Antarctic Spine Island Glacier by NASA's Landsat 8 satellite, and that
घटना है सी स्मोक। सो रिसेंटली सी स्मोक देखने को मिला था अंटार्कटिक के पाइन आइलैंड ग्लेशियर पे। एंड एक रीसेंट स्टडी हुई थी रिसेंटली, उसके अकॉर्डिंग which island country is highly suitable for reintroduction of clouded leopard? So clouded leopard को reintroduce करने के लिए जो favorable island country है that is ताइवान। ताइवान को बताया गया था the favorable island country for reintroduction of clouded leopard. Next is, what is the name of free healthcare scheme announced by Delhi government for all citizens aged 60 and above? So recently Delhi government ने एक स्कीम को इंट्रोड्यूस करा जो टारगेट करते हैं सिटीजन्स को जिनकी एज 60 है एंड उससे अबव है, दैट इज संजीवनी योजना। सो संजीवनी योजना को किसने अनाउंस किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। एक फ्री मेडिकल केयर स्कीम है ये दिल्ली के रेजिडेंट्स के लिए जिनकी एज 60 है एंड उस अबव है। और ये जो स्कीम है इसके तहत मेडिकल ट्रीटमेंट को कवर किया जाएगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ हॉस्पिटल्स में। दिल्ली की जो स्कीम है इसका कंपैरिजन किया जा रहा है सेंटर ओरिएंटेड आयुष्मान भारत स्कीम से। एज पर रिपोर्ट्स दिल्ली ने इस स्कीम के लिए मोर फंड्स को एलोकेट किया है देन द नेशनल आयुष्मान भारत स्कीम विच इज ऑफ सेंटर। Says India's first analog space mission named HEB-1 was tested in which state or UT? So recently भारत ने अपना पहला एनालॉग स्पेस मिशन को टेस्ट किया है, उसका नाम है HEB-1 और ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में लोकेटेड है HEB-1 मिशन विच इज ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन्होंने रिसेंटली इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन को टेस्ट करा लेह लद्दाख में। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। सो बेसिकली हेब वन का जो ऑब्जेक्टिव रहा था वो लिविंग कंडीशंस को चेक करना है सो दैट जो हमारे फ्यूचर मिशन होने वाले हैं मून के लिए, मार्स के लिए, उनके लिए तैयारी की जा सके। जो किचनेट एंड ड्राई टॉयलेट सिस्टम है उसे समझा जा सके एंड फ्यूचर मिशंस के लिए रेडी किया जा सके। एंड इसी के साथ लद्दाख का जो हार्श एनवायरमेंट है उसी वजह से लद्दाख को चूज किया गया था फॉर द एनालॉग स्पेस स्टेशन एंड द मिशन सो दैट एस्ट्रोनॉट्स को प्रिपेयर किया जा सके गंगायान प्रोजेक्ट के लिए। गगनयान प्रोजेक्ट के लिए, गगनयान प्रोजेक्ट इसका एम क्या है? ह्यूमंस को भेजना है लो अर्थ ऑर्बिट में। सो दैट्स द इनिशिएटिव ऑफ इसरो। सो आपको ध्यान रखना है HEB-1 इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है। एंड इसी के साथ इसरो से रिलेटेड रीसेंट जो अपडेट है हम उन्हें रिवाइज करेंगे। एंड recently what is the name of the earth observation satellite developed by NASA and ISRO, and that is NISAR, which institute recently collaborated with ISRO to create a center of excellence focused on research in fluid and thermal sciences? IIT मद्रास का इनिशिएटिव है ये, इसरो के साथ कोलैबोरेशन हुआ था। EOS-06 सैटेलाइट जिसे इसरो ने डेवलप करा है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कोस्टल जोन मैनेजमेंट एंड ओशनोग्राफिक स्टडीज। एंड एक कंट्री ने साइन करा है $18 मिलियन। एंड इसी के साथ रिसेंटली विच कंट्री हैज साइंड एन $18 मिलियन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इसरोज कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। सो NSIL के साथ $18 मिलियन का MOU साइन किया गया और किस कंट्री ने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। Recently, ISRO collaborated with which company for sustainable space exploration through additive manufacturing? एंड इसके लिए इसरो ने विप्रो 3D के साथ कोलैबोरेशन किया था। एंड डेब्री फ्री स्पेस बनाना है और इसरो का जो टारगेट ईयर है इसके लिए 2030 है। एंड रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन को डिजिग्नेट किया गया है एज द नोडल सेंटर फॉर द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट प्रोग्राम के लिए। एंड द नोडल सेंटर इज गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टार्ट प्रोग्राम के लिए यह नोडल सेंटर की तरह काम करेगी। Let's move to the next question. Next is, which Indian educationist recently honored with the Buramarp and Patang titles by Bhutan's King Zigme Khesar Namgyal? So recently एक इंडियन एजुकेशनिस्ट को भूटान के जो किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल उनके द्वारा बुरा मार्प और पतंग जैसे टाइटल दिए गए, ऑनर किया गया। एंड दैट इंडियन पर्सनालिटी इज, एंड आंसर इज
ऑप्शन नंबर बी अरुण कपूर. सो रिसेंटली अरुण कपूर, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है. आंसर इज अरुण कपूर. सो रिसेंटली अरुण कपूर जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन एजुकेशनिस्ट है, इन्हें मिला है रेयर ऑनर दैट इज बुरा मार्क एंड पतंग टाइटल बाय द भूटान किंग. सो भूटान की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है. इनका जो कंट्रीब्यूशन है भूटान में, इंडिया में, ओमान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सेटअप करना, यह इनका कंट्रीब्यूशन रहा. एजुकेशन फील्ड में इन्होंने काम किया है, नेपाल, भूटान में भी, इंडिया में एंड ओमान. एंड दैट्स वाई भूटान के द्वारा यह अवार्ड इन्हें दिया गया है, टाइटल दिया गया है, दैट इज बुरा मार एंड पतंग टाइटल.